आज हमारा जो चैप्टर है 14A, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा ये थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा प्रॉफिट रिपोर्टिंग किस तरह से होती है, जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि बजट किस तरह से बनाए जाते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, आपके फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट एंड देन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स और फिक्स बजट में हमने क्या फर्क बताया कि स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बजट से ही कैलकुलेट होते हैं, बट दीज आर पर यूनिट बेसिस। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हमारे बजट प्लानिंग, बजट प्रोसेस। ठीक है, बजट प्रोसेस में हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, वो हमने पढ़े। सेकंड पार्ट हमारा प्लानिंग, दैट इज बजटिंग। बजट आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। ठीक है, आप एक सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड के लिए बजट बनाते हैं, वो भी इन टोटल। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट से किस तरह डिफरेंस करती है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट बेसिस के लिए बेसिस होती है आपकी बजट्स, और बजट की बेसिस पे आप जब पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स एंड विच आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग और विच आर यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जब आप एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, तो जब प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है, तो उसको हम टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म में हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स से, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख सकें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। और दूसरा ये कि हमारे जो प्रोडक्शन है वो इन लाइन विद द बजट है या नहीं। ठीक है, तो हम किस तरह से डिफरेंस समझा कि जो हमारे बजट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और इन टोटल होते हैं, जबकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमारे बजट से ही कैलकुलेट होते हैं, लेकिन वो पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट, पर आवर, जो भी हमारी जो चीज हमने अपनी जिसको कंट्रोल करना है। ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बजटरी प्रोसेस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इस वक्त हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरफ जा रहे हैं। प्लानिंग हमने देख ली, ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिया, अब हमारा प्लानिंग का कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कंट्रोल प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा है कि जब हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे हमारे कंट्रोल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि हम शॉर्ट टर्म में अपने स्टैंडर्ड्स के जरिए हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। जब हम स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर कोई ना कोई डिफरेंस कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, कि कहीं पर हमारे पास लेबर हमारी जो है वो उसके आवर्स हमारे एक्सेस हो रहे हैं एक्चुअली, या शॉर्ट हो रहे हैं, या हमारी टोटल कॉस्ट। देखिए, वेरिएंसेस जो होते हैं वो हमारे बेस करते हैं दो तीन चीजों पर। आपको पता है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट किस पे बेस करती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तीन एलिमेंट्स पे बेस करती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तीन एलिमेंट्स पे बेस करती है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंसेस भी इन्हीं तीनों पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू के भी होते हैं हमारे वेरिएंसेस। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएंसेस की बात करेंगे। ठीक, प्रोडक्शन वेरिएंसेस में मटेरियल, आपको पता है कि मटेरियल में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं मटेरियल में। नंबर वन, यूनिट कॉस्ट। नंबर टू, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड निकलती है आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो मटेरियल में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं जिन पे हम अपनी मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दैट इज नंबर वन, आपकी यूनिट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दैट इज आपके स्टैंडर्ड बताएगा। ठीक, और स्टैंडर्ड में आप कहाँ से कैलकुलेट करके लाए हैं, बजट से। बजट से आपने कैलकुलेट किया कि जी पर यूनिट मेरे पास लेबर मटेरियल कॉस्ट ये होनी चाहिए पर यूनिट। ठीक, जब आप एक्चुअली परचेज करते हैं, तो वहां पर आपकी अगर यूनिट कॉस्ट वेरी करती है, तो वहां पर हम जो है वो वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है कि यूनिट कॉस्ट आप जब कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे आपके पास दो चीजें होती है मटेरियल की यूनिट कॉस्ट में, मटेरियल यूनिट कॉस्ट।
नंबर वन, परचेज प्राइस, और नंबर टू, यूजेज कॉस्ट। ठीक। परचेज प्राइस का मतलब क्या है कि हम जब बजट बनाते हैं तो हम ये भी परचेज बजट बनाते हैं कि भाई जो मटेरियल हमने परचेज करना है उसकी बजटेड कॉस्ट या एक्सपेक्टेड पर यूनिट कॉस्ट क्या हो सकती है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। जब आप एक्चुअली उसको परचेज करते हैं तो वहां पे वेरिएंस आता है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब है मटेरियल से रिलेटेड जो आपकी यूनिट कॉस्ट है वो दो तरह से वेरी करेगी। एक आपकी परचेज प्राइस की बेसिस पे, और दूसरा आपका यूजेज कॉस्ट। यूजेज कॉस्ट का मतलब भाई जब मटेरियल परचेज किया तो आपने स्टोर में उसको प्रोटेक्ट किया, स्टोर में रख लिया। उसके बाद जब वो स्टोर से इश्यू होता है तो आपका जो वो स्टोर मैनेजर है वो क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है अपनी फाइफो, लाइफो या वेटेड एवरेज बेसिस पे। तो जब वो मटेरियल इश्यू करता है तो वो किसी और कॉस्ट पे इश्यू कर रहा होता है, तो फिर वहां पे हमारा यूजेज वेरिएंस क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मटेरियल से रिलेटेड से वेरिएंसेस निकालेंगे तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं हमें ये पता होना चाहिए। नंबर वन, अगर हम प्राइस की बात करें तो यूनिट कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की यूनिट कॉस्ट आ रही है, यहां से यूनिट्स का वेरिएंस आ सकता है। दूसरा आपका प्रोडक्शन यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपने एक सर्टेन लेवल पे आपने बजट बनाया कि भाई इतने यूनिट आपके बजटेड टाइम पीरियड में प्रोड्यूस होने चाहिए, तो एक्चुअली आपके कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे आपका वेरियंस। वेरियंस हमेशा एक्चुअल से कंपेयर होगा। इस चीज को बहुत अच्छी तरह आपने ध्यान में रखना है कि वेरिएंस आप कब कैलकुलेट करते हैं, जब आप एक्चुअल से कंपेयर कंपेयर करने जा रहे हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने जा रहे हो, वहां पे हम कंपेयर करते हैं। वहां पे हमें पता चलता है कि हमारा फेवरेबल वेरिएंस है या अनफेवरेबल, टोटली बेस्ड ऑन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। टोटल कॉस्ट आपने क्या बजट की थी, और टोटल कॉस्ट एक्चुअली कितनी इनकर हो गई फॉर द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो यहां पर आपको नजर आया कि जी जब हम मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंसेस निकालने जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से एस्पेक्ट से जहां पे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। एनालिसिस की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना ज्यादा डीप डाउन जाते जाएंगे आपका एनालिसिस उतना ही बढ़ता चल जाएगा, वहां जाके आपको एक्चुअली पता चलता है कि डिफरेंस किसकी वजह से है। ठीक है।